आप आर्मी को बोल दीजिए कि आप बिल्कुल, हमें ये नहीं पसंद है कि आप पॉलिटिक्स में घुसे। उनका इंटेंट था ही नहीं कि वो पॉलिटिक्स में घुसे। आपको क्या लगता है कोई यहां पे ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब अपने खादी कुर्ता पहन के क्या चुनाव के लिए लड़ना है? लोकसभा के चुनाव लड़ना उन्होंने? क्या उनका ये इंटेंट है? उनका सिर्फ ये इंटेंट है कि लोगों को एजुकेट करें। इनको इफ्तार की पार्टीज के लिए बुलाया जाता था और वहां पे बैठ के, जस्ट इमेजिन, हम लोग तो इतने बड़े सेक्युलर थे, हम लोगों ने बोला कि इतना फ्रीडम है इंडिया में कि कोई बात नहीं, आप हमसे पैसे लो, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, आप हमसे पैसे लो, आप दिल्ली आओ, आप हमारे खिलाफ पाकिस्तानियों के साथ बैठ के साजिश करो, कोई बात नहीं, हम तो बड़े फ्री हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। बिना सिक्योरिटी के श्रीनगर की सड़कों में घूम के दिखाओ 1 घंटा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक आर्टिकल था और उस आर्टिकल पढ़ के मेरी दिमाग की बजी घंटी। हरिंदर बवेजा एक बहुत पुरानी जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, और उनके खास किस्म के व्यूज हैं जिससे मैं अग्री नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग यार फौज के बारे में, भारतीय सेना के बारे में कमेंट पास कर देते हैं, परिपेक्ष, कंटेक्स्ट उनको समझ में नहीं आता, राइट? और आज मैं वो कंटेक्स्ट समझाने की कोशिश करूंगा। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो परिपेक्ष है क्या एक्चुअली। 2-3 बातें। ये आर्टिकल आया, इसमें एक सेमिनार इंडियन आर्मी ने बोला था कि साहब हम एक सेमिनार करना चाह रहे हैं। वो प्लान था सेमिनार, और वो जो सेमिनार था उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। सेमिनार ये था, नेविगेटिंग लीगल फ्रंटियर्स, अंडरस्टैंडिंग इंडियन पीनल कोड 2023 एंड द क्वेस्ट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इंडियन आर्मी ने करा। तो इसके ऊपर साहब काफी बैकलैश हो गया, काफी बवाल हो गया, और लोगों ने बोला कि साहब आर्मी जो है वो पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स में पढ़ना नहीं चाहिए आर्मी को, और पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहिए आर्मी को। ठीक है जी, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, फिर उन्होंने उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है, ये ट्वीट आप देख सकते हैं। Is it appropriate for the army to get involved in divisive issues of the Uniform Civil Code, and that too in a sensitive area like Kashmir? There is a reason the Indian Army has remained apolitical and irreligious. This ill-advised UCC seminar is a threat to both these basic tenets. Going ahead with this risks opening up the army to charges of getting involved in the murky world of politics, coupled with interfering in religious matters. बकवास सारा का सारा। अब मैं आपको बताता हूं इशू क्या है दोस्तों। ये कहते हैं फौज को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये बात मैं भी कहता हूं, ये बात हर एक फौजी कहता है, ये हर एक फौजी कहता है, राइट? और हमें भी बचपन से यही सिखाया गया, और बिल्कुल ठीक है। मैं पहले आपको यह बताता हूं कि फौज राजनीति के बारे में कुछ ना बोले, ये बात शुरू कहां से होती है। ये पहले भारत में ऐसा नहीं होता था, ठीक है जी। ये जब अंग्रेज आए भारत में, तो अंग्रेज अपने साथ एक स्ट्रक्चर लेकर आए, और भारतीय सेना का काम क्या था। और भारत में पहले एक टाइम था, राजे महाराजे जब थे यहां पे, या पहले भी, सेना और पुलिस अलग अलग नहीं होती थी। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं तो आप समझ जाएंगे क्या है। सेना और पुलिस अलग अलग नहीं होती थी, सेना ही पुलिस का काम करती थी एक टाइम पे, बहुत पहले, जब इंडियन आर्मी नहीं थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, तब की बात। जब 1857 की क्रांति हुई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई थी वो 1857 की थी, जिसमें सब आ गए। उसमें सिपाही ज्यादा थे, और वो सब आ गए और लोकल्स के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों को अच्छी तरीके से खदेड़ा। उसके बाद एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों कि जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से चेंज होकर वो क्राउन का हो गया, यानी कि ब्रिटेन के राजा का डायरेक्टली अंडर भारत आ गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। तो इसके आने के बाद इसको, पुलिस को अलग कर दिया, फौज को अलग कर दिया, ये सब हुआ। और वो 1861 का पुलिस एक्ट, जो आज भी चल रहा है भारत में अनफॉर्चुनेटली, इतने शताब्दी के बाद अब भी, तो वो लिखा गया और फिर वो लागू हो गया। ठीक है जी। ये क्यों कहते थे शुरू में कि फौज को पॉलिटिक्स में या राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि उस समय राजनीति थी आजादी की। मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं कह रहा कि फौज को पढ़ना चाहिए, मैं भी इस चीज को नहीं मानता कि फौज को, मैं ये कह रहा हूं कि फौज को बिल्कुल भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मैं खुद ये कहता हूं। लेकिन मैं आपको परिपेक्ष समझा रहा हूं। अंग्रेज इसलिए नहीं चाहते थे कि उस समय की जो सेना थी भारत की, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, बाद में वही 47 के बाद, आजादी के बाद इंडियन आर्मी बनी, वो किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स में कुछ अपनी राय भी दे। कारण यह था कि उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 95% तो हिंदुस्तानी थे, 95% हिंदुस्तानी थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब वो लोग पॉलिटिक्स की बात करते तो कौन से पॉलिटिक्स की बात करते?
कोई ब्रिटेन की पॉलिटिक्स की बात थोड़ा ना करते, इंग्लैंड की पॉलिटिक्स की, वो तो भारत की पॉलिटिक्स की बात करते। फिर वो बात करते शहीद भगत सिंह की, फिर वो बात करते चंद्रशेखर आजाद जी की, फिर वो बात करते राम प्रसाद बिस्मिल जी की। फिर ऐसी ऐसी बातें होती जिनसे अंग्रेजों को बड़ा डर था, तो अंग्रेजों ने बोला नहीं, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम कुछ नहीं करोगे, ये वो दुनिया भर का तामझाम। जो छावनी का भी कॉन्सेप्ट आया, कैंटोनमेंट आपने देखा होगा, फौजी अलग रहते हैं, उसके भी कई सारे कारण थे। किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा कि छावनियां बनी क्यों। आपने देखा ना, ज्यादातर शहर में कैंट है और फौजी अलग रहते हैं, क्यों? उसके पीछे भी बड़ा प्रैक्टिकल कारण था। वो कारण वाला, वो आज भी इट इज प्रैक्टिकल, बट वन ऑफ द रीजंस, कई सारे कारण थे, एक रीजन ये भी था कि लोकल पॉलिटिक्स से और सिविलियन से फौजियों को दूर रखा जाए, ये कारण था। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि इन्होंने बोला कि फौज ने ये यूसीसी, पहली बात है यूसीसी के ऊपर सेमिनार नहीं था, ये इंडियन पीनल कोड के ऊपर सेमिनार था, उसमें यूसीसी का भी डिस्कशन होना था और ये कश्मीर में हुआ। तो सब लोगों को इसलिए खुजली मची इसमें बहुत ज्यादा, उमर अब्दुल्ला को और ये हरिंदर बवेजा जी को भी इसलिए खुजली मची, बोला कि फौज जो है वो पड़ रही है पॉलिटिक्स में। ओ भाई, अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी, मैं इनसे पूछ रहा हूं, अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी कि फौज लोकल चीजों में पड़ रही है, पॉलिटिक्स की चीज, पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? दोस्तों ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, जब कोई नेता जीत कर आता है तो फिर उसका काम क्या होता है? लोगों की सेवा करना। अब दोस्तों कश्मीर की बात ले लीजिए, जो अब्दुल्ला परिवार है या मुफ्ती परिवार है, इन लोगों ने तो कभी आम कश्मीरी की सेवा करी नहीं, ठीक है? इन्होंने खुद अपने परिवार, अपने खानदानों की सेवा करी। ये उमर अब्दुल्ला जो इतना चिल्ला रहे हैं, इन्होंने भी अपने परिवार की सेवा करी। इनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी अपने परिवार की सेवा करी। और उनके पहले इनके दादाजी, उमर अब्दुल्ला के दादाजी, राइट, शेख अब्दुल्ला, उन्होंने भी परिवार की सेवा करी। तो ये जो है, ये पूरा परिवारवाद वाला मामला है। और वही परिवारवाद वाला मामला महबूबा मुफ्ती के साथ है। उनके वालिद साहब, ही वॉज ऑल्सो चीफ मिनिस्टर, ही वॉज अ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन लोगों ने कभी कश्मीर का ध्यान नहीं दिया। तो कश्मीर में आज की तारीख में दोस्तों आर्मी गुडविल स्कूल्स चलते हैं, 2 से लेकर 3 दर्जन, पता नहीं कितने आर्मी गुडविल स्कूल चलते हैं, जहां पे बच्चों को फौज पढ़ाती है। क्या आम लोगों को एजुकेशन देना फौज का काम है कि सरकार का काम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आर्मी पॉलिटिक्स में ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े। मैं खुद चाहता हूं, एज अ एक्स आर्मी पर्सन, एज अ वेटरन, मैं खुद चाहता हूं कि फौज का कोई पॉलिटिक्स से दूर दूर का रिश्ता ना हो। जब कश्मीर डूब रहा था फ्लड्स में, तो किसने बचाया? जब आतंकवादियों के हमले हो रहे थे, तो कश्मीरियों को किसने बचाया? वो कौन था जिसने अपनी छाती पे गोली खाई और इस देश की कश्मीर में रक्षा करी? वो कौन है जो टूटे ब्रिज बनाता है? वो कौन है जो टूटी रोड बनाता है? वो कौन है जो लोगों को जाके गांव गांव पे दवाइयां देता है? ये तो फौज का काम नहीं है भाई। ये तो आप भी मानेंगे, चाहे आप फौजी हो ना हो। ये क्या फौज का काम है? ये क्या फौज का काम है? दोस्तों बात यह है कि पूरा, अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा 370-35 से हटने के बाद काफी चेंजेस आए हैं, काफी चेंजेस आए हैं 370-35 से हटने के बाद। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा चेंजेस जो हम सोच भी नहीं सकते, मैं तो कभी नहीं सोच सकता था, वो चीजें होने लगी कश्मीर में। लेकिन यह भी बात सच है कि जो जिम्मेदारी फौज निभा रही है, राइट, निभा रही है। आप आर्मी को बोल दीजिए कि आप बिल्कुल, हमें यह नहीं पसंद है कि आप पॉलिटिक्स में घुसे। उनका इंटेंट था ही नहीं कि वो पॉलिटिक्स में घुसे। आपको क्या लगता है, कोई यहां पे ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब अपने खादी कुर्ता पहन के क्या चुनाव के लिए लड़ने, लोकसभा के चुनाव लड़ना उन्होंने? क्या उनका यह इंटेंट है? उनका सिर्फ यह इंटेंट है कि लोगों को एजुकेट करें। इट इज देयर सिंपल इंटेंट कि कश्मीर के जो लोग हैं, क्योंकि कश्मीर की वो व्यवस्था नहीं रही शुरू से, पिछले 30-40 साल से उस एरिया में टेररिज्म रही है। ये सच्चाई है कश्मीर की। और तो कहीं इंडियन आर्मी नहीं कर रही कि चलो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम हैदराबाद में समझाते हैं, या यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप लखनऊ ले लीजिए, हम लखनऊ में, या हम पुणे में समझा रहे हैं, या हम जयपुर में समझा रहे हैं, या हम चंदी मंदिर में समझा रहे हैं। इंडियन आर्मी तो कहीं नहीं कह रही हम ऐसा कर रहे हैं। ये खासतौर से कश्मीर, आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए कि ये कश्मीर में क्यों हो रहा है। बात यह है कि कई सालों के लिए, कई दशकों के लिए, दोस्तों ये बात मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप किसी फौजी से पूछ लेना, कई दशकों के लिए, लिटरली मोर देन 40 years, इंडियन आर्मी वॉज द ओनली ब्रिज बिटवीन द पीपल ऑफ कश्मीर एंड इंडिया। दोस्तों आज मैं आपको एक ना बड़ी सख्त बात बोलने वाला हूं, थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन मुझे लगता है आपको सुननी बात पड़ेगी है, और चाहिए सुनना आपको। आपको पता है, ये मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार ने कश्मीरियों को यह बोला कि तुम भारत का हिस्सा ही नहीं हो। 370-35 यही था,
तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम लोग ही अलग हो, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है। ये बिल्कुल वही टू नेशन थ्योरी जिससे पाकिस्तान बना था, ये 370-35 से टू नेशन थ्योरी वाला ही सामान है ये पूरा। दो कौमी नजरिया जिसको कहते हैं, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान बना ना, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा, लिहाजा इनको दे शुड बी सेपरेट कंट्रीज ऑल टुगेदर बिकॉज दे आर सेपरेट सिविलाइजेशन, सेपरेट थिंकिंग प्रोसेस। वो सोच के पाकिस्तान बनाया। यही ये लोग चूरन खिला रहे थे कश्मीरियों को, और लगातार कश्मीरियों को यही बोल रहे थे आजादी के बाद, आजादी के कुछ समय के बाद, जब ये प्रॉपर 370-35 से लगना शुरू हो गया, तब इन लोगों ने लोगों को यही बताया कि तुम तो अलग हो, यू आर दी ओनली मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन इंडिया, तुम बिल्कुल अलग हो, अलग हो, अलग हो। काफी समय के लिए दोस्तों, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, काफी समय के लिए इंडियन आर्मी वो ब्रिज था कश्मीरी आवाम और भारत के बीच में। दोस्तों, हमारे देश में यह हमारी बदनसीबी रही है कि यासीन मलिक जैसे कातिल को, जैसे टेररिस्ट को, भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी स्टेज पे आके उनको ऑनर कर रहे हैं, उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है स्टेज पे, वो स्टेज पे बैठे हैं। ये वो देश है जहां पे कश्मीरी जितने भी अलगाववादी थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले, वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आते थे सरकार के खर्चे पे, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में रहते थे सरकार के खर्चे में, और मीटिंग जाके करते थे ये पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर, और पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर था वो उनको रिसीव करता था गेट पे, इनको इफ्तार की पार्टीज के लिए बुलाया जाता था, और वहां पे बैठ के, जस्ट इमेजिन, हम लोग तो इतने बड़े सेक्युलर थे, हम लोगों ने बोला कि इतना फ्रीडम है इंडिया में कि कोई बात नहीं, आप हमसे पैसे लो, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, आप हमसे पैसे लो, आप दिल्ली आओ, आप हमारे खिलाफ पाकिस्तानियों के साथ बैठ के साजिश करो, कोई बात नहीं, हम तो बड़े फ्री हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ा है, संविधान अलाउ करता है यार फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप भारत के खिलाफ साजिशें करो, कहीं और नहीं, पाकिस्तानी हाई कमीशन में बैठना, ऐसा नहीं कि कहीं कॉफी शॉप में, कहीं यूनिवर्सिटी के, ना 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 ना, यू विल सिट इनसाइड द पाकिस्तानी। तो ये लोग जो है ना, तब भारत को किसने बचा के रखा, तब भारत को किसने बचा के रखा दोस्तों, तब भारत को बचा के रखा इंडियन आर्मी ने। वो इंडियन आर्मी थी जिसने सीने में, छाती पर गोली खाई है। अर्स्टवाइल जे.एंड.के स्टेट, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गई। कारगिल कहां है, कारगिल कहां है, इट इज इन दी अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। वो जे.एंड.के स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, अब लद्दाख अलग हो गया है। 527 भाई चले गए हमारे, को पूछने वाला है, किसी को याद है? नहीं याद होगा। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, ये बकवास करना बड़ा आसान है कि फौज पॉलिटिक्स में, फौज का क्या लेना देना पॉलिटिक्स से यार, उनको 2 कौड़ी का इंटरेस्ट तो नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है भारतीय सेना को पॉलिटिक्स में। वो लोगों को एजुकेट करते हैं, और ऐसे भारतीय सेना सेमिनार करती रहती है, कभी इसके ऊपर सेमिनार, कभी, आपको पता है सुपर 30 रन करती है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी सुपर 30 रन करती है, 30 कश्मीरी बच्चों को वो ट्रेन करती है कि तुम IIT चले जाओ, इंडियन आर्मी करती है ये। इंडियन आर्मी का कंपनी कमांडर, राष्ट्रीय राइफल्स का कंपनी कमांडर, वो लोगों के घर जाके उनको दवाइयां देता है। ऑपरेशन सद्भावना, आजकल सिर्फ सद्भावना बोलते हैं, ऑपरेशन नहीं लगाते उसके आगे, पहले ऑपरेशन सद्भावना हुआ करता था, आज भी वो सद्भावना कायम है। सद्भावना, व्हाट इज सद्भावना? सद्भावना ये है कि किस तरीके से आवाम को हम फैसिलिटेट करें। कल इंडियन आर्मी बोले कि ठीक है यार, हमने एक सेमिनार करा, तुमने तो इतना मुंह सड़ा लिया कि हम लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एक काम करो, स्कूल भी तुम चलाओ, स्कूल भी तुम चलाओ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी तुम चलाओ, सब कुछ तुम चलाओ। दोस्तों, आज की तारीख में भी अगर कोई गर्भवती महिला हो जाती है ना, कोई महिला गर्भवती, और उसको कहीं अस्पताल ले जाना पड़ता है, तो इतनी बर्फ पड़ती है कश्मीर में, 10-10 फुट की बर्फ इन दी अपर रीचेस, वो आ नहीं सकती, वो और उसका बच्चा दोनों की जान खतरे में। इंडियन आर्मी के जवान अपने कंधे पर ढोकर लाते हैं, कंधे पर ढोकर लाते हैं, और कहते हैं कि हमारी बहन है, कोई बात नहीं, कंधे पर ढोकर लाते हैं। जिसकी छत टूट जाए उसकी छत बनाते हैं, फौज का काम है। अगर फौज का काम है तो बताओ, फौज का काम है, फौज का काम है देश की रक्षा करना। कल अगर फौजी ये कह दे, सर दिस इज नॉट माई वर्क, जब दुश्मन गोली चलाएगा तब देख लेंगे, जब दुश्मन कुछ करने की कोशिश करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, लेकिन ये हमारा काम नहीं। लेकिन फौजी करता है, और फौजी 40 साल से करता चला आया है। द इंटेंट ऑफ दिस एंटायर थिंग, इन लोग तो हर चीज में ये बोल दिया, ये इनकी, एक्चुअली मैं बता रहा हूं, ये जो कश्मीर के पॉलिटिशियन है ना, और हमारे कुछ जो हमारे आप जर्नलिस्ट भी कह लीजिए उनको, टाइप ऑफ जर्नलिस्ट ओनली, इनको ये कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाज, इससे आगे इनका दिमाग ही नहीं चलता, इसके आगे, इससे आगे इनकी खोपड़ी घूमती नहीं है। इनको बस यही लगता है कि किसी तरीके से फौज ये है, नहीं फौज ने ये कर दिया। यही लोग हैं
जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा बोला था। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने यह क्वेश्चन करा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी कि नहीं है, जिसको सबूत गैंग कहते हैं ना, कि सबूत दिखाओ, बालाकोट नहीं, 2-3 पेड़ गिर गए, 2-4 कौवे मर गए। ये एक्चुअली ऐसी बातें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सेमिनार था इंडियन आर्मी का ये अच्छा था बुरा था, भारतीय सेना को एक करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, इसकी प्लानिंग अच्छी थी बुरी थी, वो बाद की बात है यार, वो बाद की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर में करा ना सेमिनार, ये कह रहे हैं कश्मीर जैसे वॉलेटाइल एरिया, ये उमर अब्दुल्ला सिखा रहा है इंडियन आर्मी को, कश्मीर जैसे वॉलेटाइल एरिया में, ऐसे खतरनाक एरिया में, कश्मीर का खतरा तुम जानते हो कि फौजी जानता है? उमर अब्दुल्ला, मैं आपको बता रहा हूं, आप दिल्ली आओ, मैं आपको लेके चलूंगा नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है? तब आपको पता लगेगा कि इंडियन आर्मी के कितने अफसर, जेसीओ साहिबान और जवान जिनका नाम खोद के लिखे गए उन पत्थरों में। आप हमें बताओगे कश्मीर कितना खतरनाक है? आप हमें सिखाओगे? एक दिन वर्दी पहनी हो, एक दिन हाथ में AK-47 ली हो, एक दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी दी हो, एक दिन कुपवाड़ा में, हंडवाड़ा में, त्राल में, सोपोर में, पुलवामा में एक दिन की नौकरी हो, तो बताओ मुझे ये कौन लोग हैं यार जो ये ऐसी, कोई इनके मुंह के अंदर माइक डाल देता है, कुछ भी बकवास कर देते हैं। ये सिखाएंगे इंडियन आर्मी को कि यार कश्मीर जैसे वॉलेटाइल एरिया में, आप सिखा रहे हो? आप बताओगे कि कश्मीर कितना वॉलेटाइल है? कश्मीर भारत का हिस्सा क्यों है? कश्मीर भारत का हिस्सा इसलिए है क्योंकि वहां पे इंडियन आर्मी है, ये पहले समझ लो। और इंडियन आर्मी को क्या फर्क पड़ता है यार यूनिफॉर्म सिविल कोड से? इंडियन आर्मी को फर्क पड़ता है? कोई नए हथियार आ जाएंगे यूसीसी जैसी अगर लागू होती है तो, हमारे कोई नए कंटोनमेंट बन जाएंगे, हमारे पास नए टैंक आ जाएंगे या नए हेलीकॉप्टर आ जाएंगे, हमारा क्या लेना देना है? हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, डिबेट्स होती हैं। दोस्तों, जब 370-35 से हटा था, खून खराबा नहीं हुआ कश्मीर में, आग नहीं लगी। इन लोगों ने तो प्रिडिक्ट कर दिया था, फारूक अब्दुल्ला ने, कि तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। और ये क्या कह रही थी महबूबा मुफ्ती की, बारूद के ढेर पे है, चिंगारी लगने की देर है, खून की नदियां। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी खड़ी है कश्मीर में, और ना कुछ होने देंगे। लेकिन हर चीज में कीड़े ढूंढना यार, आई वॉज वेरी अपसेट। आज मैं बड़ा अपसेट हूं। मैंने आर्टिकल पढ़ा, मेरी नजर से गुजरा, मैंने बोला यार ये दिल्ली में बैठे बैठे, एयर कंडीशन कमरों में बैठे बैठे बकवास करते हैं लोग भारतीय सेना के खिलाफ कि इंडियन आर्मी पॉलिटिकल हो रही है। यू शुड बी ग्रेटफुल टू द इंडियन आर्मी फॉर प्रोवाइडिंग यू एंड योर फैमिली सिक्योरिटी। यू शुड बी ग्रेटफुल। मैं इनको बोल रहा हूँ, ये जो जर्नलिस्ट इस टाइप के फालतू आर्टिकल लिखते हैं और ये पॉलिटिशियंस, मैं उनको बोल रहा हूँ, यू शुड बी ग्रेटफुल। अगली बार किसी सोल्जर को या किसी अफसर को देखो ना, तो उसको सल्यूट करके एक बार थैंक यू बोलना। और अगर थैंक यू नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखो। ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ ना, ये जो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, हर समय इनको प्रॉब्लम है इंडियन आर्मी से, हर समय इनको प्रॉब्लम है, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बिना सिक्योरिटी के श्रीनगर की सड़कों में घूम के दिखाओ 1 घंटा, बिना सिक्योरिटी के, बिना सुरक्षा के घूम के दिखाओ। हाँ ठीक है, आपको सुरक्षा JNK पुलिस से मिली है, लेकिन ओवरऑल कश्मीर की जो सुरक्षा है, ओवरऑल एरिया 15 कोर, दैट इज अंडर द इंडियन आर्मी, एंड इंडियन आर्मी प्रोवाइड सिक्योरिटी इन 15 कोर। ठीक है, हैट्स ऑफ टू द JNK पुलिस, हैट्स ऑफ टू CRPF, एंड ऑल्सो हैट्स ऑफ टू द BSF। लेकिन किसी के दिमाग में शक नहीं होना चाहिए कि कश्मीर, the entire security, overall security of Kashmir is the responsibility of GOC 15 कोर। किसी को डाउट ना हो इस मामले में। इट्स वेरी इजी यार, ये फौज ने ये कर दिया, फौज ने ये कर दिया, फौज ने ये दिल्ली में बैठकर लंबे चौड़े आर्टिकल लिखते हो, लंबे चौड़े आर्टिकल, ये कर दिया, ओपिनियन पीसेस लिखे जा रहे हैं। तुम्हारा ओपिनियन है, जाओ ड्यूटी करो वहां पे, तब देना ओपिनियन। टिल देन माफ करो हमें यार। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। हरि ध्यानशुद्ध ने पूछा है, जय हिंद, जय माता दी। जय हिंद आपको भी हरि जी, और जय माता दी आपको भी। ये कहते हैं कि आपका क्या एनालिसिस है, पाकिस्तान अगर एक्टिविटीज अगेंस्ट अफगानिस्तान बढ़ाएगा तो क्या भारत ये अपॉर्चुनिटी ले सकता है, क्या भारत ये ले सकता है POK वापस लेने के लिए? नहीं सर, इसमें अफगानिस्तान का कोई लेना देना, POK लेना तो हम कल ले लेंगे। POK में क्या है?
पीओके है क्या एसेंशियली? इट्स 15 कोर, 16 कोर एंड 14 कोर, 14, 15, 16 एसेंशियली द एंटायर नॉर्दर्न कमांड. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू टेक बैक पीओके. लेकिन दो चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सीज फायर की डील हो रखी है, एक सीज फायर की डील है which is mandated by the government of India. That is point number one. Point number two, मिलिट्री इशू नहीं है पीओके. पीओके के खुद लोग कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है. पीओके के खुद लोगों ने हाथ जोड़ लिया, माफी मांग ली पाकिस्तान से कि बॉस सॉरी, हमें माफ कर दो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते. तुम लोग पागल लोग हो, तुम लोग लुटेरे हो, तुम लोग जेब कतरे हो. हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, जिसको झूठी झूठी कहते हैं ना ये लोग, आजाद कश्मीर, झूठा झूठा आजाद कश्मीर. वहां के लोग वो कह रहे हैं हमें भारत के साथ मिलना है यार, हम परेशान हो गए तुम लोगों से, लालची लोग, लाहौरी है. कूल वी, जय हिंद सर. जय हिंद जी. वीरेन हियर फ्रॉम द यूएस. हेलो वीरेन जी, कैसे हैं आप? एज प्राउड वी आर ऑफ आवर नेवी, डू यू थिंक इट्स वाइज टू एक्सपोज आवर शिप्स टू पॉसिबल एक्सीडेंटल डैमेज और स्पाइंग बाय द नेशंस? ये कह रहे हैं कि नेवी ने बहुत बढ़िया काम करा है, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन क्या ये ठीक है कि हमारे शिप्स को एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए और दूसरे देश उस पर स्पाई करें? चाइना को भूल के ऐसा क्यों नहीं कि कोई और मेजर नेशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ भारत ही फोरफ्रंट पे. देखिए बात यह है ना कि और नेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. पहली चीज तो ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी के शिप को किसी ने स्पाई कर लिया, डैमेज कर लिया. ये बहुत मुश्किल काम है, पहली चीज. दूसरी चीज, ट्रस्ट इन योर नेवी, इट्स अ प्रोफेशनल नेवी. तीसरी चीज, ये जितने भी यूएस के शिप्स हैं, दे आर ऑल बिजी प्रोटेक्टिंग द एयर स्पेस ऑफ इजराइल अगेंस्ट rocket strikes and drone strikes. That is what they've been doing largely. India is doing another work there. India is safeguarding the ships. Anti-piracy operations. जो Houthis अटैक कर रहे हैं या फिर सोमालियन पायरेट्स अटैक कर रहे हैं, इंडिया उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. सो ये दो बहुत अलग अलग काम है और मुझे लगता है कि इंडियन नेवी शुड कीप ऑन डूइंग व्हाट इट्स डूइंग. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, देयर आर थ्री जो आर्म्ड फोर्सेस जिसको कहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक रोल रहता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक रोल वो रहता है नेवी का. इन तीनों सर्विस में से मैक्सिमम जो स्ट्रेटेजिक रोल है, जो रीच है, वो नेवी की रहती है. खासतौर से अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सोचें तो दिस इज व्हाट आई फील दैट नेवी शुड कीप ऑन डूइंग इट. देयर इज नो सच डेंजर, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए. और इंडियन नेवी ने एक लीडिंग पोजिशन ले ली है यार. आखिर ओशन का नाम ही इंडियन ओशन है. इंडियन ओशन के अंदर अगर इंडियन नेवी एक्टिव नहीं होगी तो कौन सी नेवी एक्टिव होगी, सोचिए. दीपम कुमार, इफ इंडिया ब्रिंग्स एवरीवन टू वन कंक्लूजन इन G20 देन व्हाई कांट रशिया एंड वेस्ट बी अलाइन्ड ऑन अ पीस ट्रीटी? नहीं, इतना आसान नहीं है किसी और मामले में वन कंक्लूजन करना कि भाई अफ्रीकन यूनियन 55 देश हैं, इनको G20 की मेंबरशिप दे दो. दैट इज अ सेपरेट केस. जो रशिया एंड वेस्ट कांट बी अलाइन्ड ऑन अ पीस ट्रीटी इज नॉट सो सिंपल. And peace treaties have been violated in the past between two countries. The Treaty of Versailles was violated by Adolf Hitler. Treaty of Versailles थी ना आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फ्रांस और जर्मनी ने साइन वाइन कर दी, और भी देश थे दाएं बाएं जो मजे ले रहे थे, वायलेट कर दी. पीस ट्रीटीज हैव फॉरएवर बीन दिस थिंग. हमने जो डील साइन करी चाइना के साथ, अग्रीमेंट्स जो हमारी साथ थी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की थी, 5 थी, पांचों के पांच चाइना ने वायलेट करी हैं. तभी तो गलवान हुआ है. गलवान हैपेंड बिकॉज चाइना वायलेटेड द ट्रीटीज. तो ऐसा नहीं है. G20 में एक मत लाना या एक राय लाना किसी एक मुद्दे पे, दैट इज सेपरेट, एंड कंट्रीज फॉर्जिंग अ ट्रीटी फॉर एवरलास्टिंग पीस इज अ टोटली सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर एंड हाईली कॉम्प्लिकेटेड इशू. सबके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें बंधे हुए हैं, सबके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट. जब तक कोई किसी चीज को देने के लिए राजी ना हो कि सर मैं इतना छोड़ देता हूं, आप उतना छोड़ दो, बीच में मिल जाते हैं, तब तक पीस नहीं हो सकता. आदित्य सर, इन योर रीसेंट वीडियो आपने ये बताया था, अपने रीसेंट वीडियो में आदित्य जी कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन ने भारत को पीस मेकर की तरह देखा है, लेकिन कुछ समय पहले जेलेंस्की और यूक्रेन डिप्लोमेट्स वर डिफेमिंग इंडिया. योर थॉट्स? हाँ, दे वर डिफेमिंग इंडिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब उनको अकल आ गई है. पहले वो कह रहे थे कि आप रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब उनको अकल आ चुकी है. पहले उनके अंदर वो अमेरिकन फूंक थी. वो क्यों कर रहे थे इंडिया को क्वेश्चन? क्योंकि अमेरिकन भी क्वेश्चन कर रहे थे, यूरोपियंस भी क्वेश्चन कर रहे थे. सब पूछ रहे थे कि तुम क्यों तेल खरीद रहे हो रशिया से, तुम S-400 क्यों खरीद रहे हो, तुम क्यों नहीं यूक्रेन की साइड लेते? भारत ने बोला कि हम ना रशिया की साइड ले रहे हैं ना यूक्रेन की साइड ले रहे हैं. तो पूछा आप किसकी साइड ले रहे हैं? भारत ने बोला हम भारत की साइड ले रहे हैं. हमें जरूरी है तुम्हारी साइड लो, हम खुद की साइड लेंगे, हम वही करेंगे जो भारतवासियों के लिए. यही मोदी जी ने बोला, जो भारतवासियों के लिए ठीक है मैं वही काम करूंगा. भाई एट द एंड ऑफ द डे थिंक ऑफ इट लाइक दिस,
मोदी जी जो हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं है और रूस के राष्ट्रपति नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए तो इंडिया फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, और होना भी ऐसी चाहिए भाई, कोई भी प्रधानमंत्री हो यही होना चाहिए, वही काम मोदी जी ने करा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।